गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर ऑन लोड और उसके फेजर डायग्राम पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो नए नए वीडियो अपलोड करूँ उनके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको ट्रांसफार्मर नो लोड का ऑपरेशन बताया था और उसका फेजर डायग्राम बताया था, जो कि इस तरीके से बन के आया था और वहाँ पे लोड लगा हुआ नहीं था। तो इस तरीके से मैंने वहाँ पे पूरा बताया था कि किस तरीके का फेजर डायग्राम वहाँ पे बनेगा। अब मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि जब हम ट्रांसफार्मर में लोड लगाते हैं तो फिर लोड लगाने पे उसका फेजर डायग्राम किस तरीके का बनेगा, प्राइमरी साइड का और सेकेंडरी साइड का। तो देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स थोड़ा बता दूं कि कैसे क्या इसमें है। जैसे देखिए, मेरा ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पे मैंने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ले रखा है और जब मैं अब ऑपरेशन पूरा फेजर डायग्राम बताने जा रहा हूँ तो इसमें जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो सेकेंडरी साइड में R2 और JX2 उसका रिएक्टेंस, और यहाँ पे E2 EMF जो इंड्यूस हुआ था, और ये E1 फिर उसका ये R1 और JX1 प्राइमरी साइड का। मेरा जो यहाँ पे प्राइमरी साइड में जो वाइंडिंग है वो मेरी HV वाइंडिंग है और सेकेंडरी साइड पे LV वाइंडिंग है, मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो ये सिंपल सा सेटअप है। ओके। हाँ तो दोस्तों, जब मेरा ट्रांसफार्मर नो लोड पे था तो उस समय यहाँ पे जो I2 करंट आई थी वो तो ज़ीरो होगी क्योंकि सर्किट मेरा ओपन है। तो अगर मेरा सर्किट वहाँ पे ओपन है, यहाँ पे I2 करंट मेरा ज़ीरो है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी जो करंट होगी वो मेरी I1 में से I1 डैश ले रहा हूँ, ये भी मेरी ज़ीरो ही होगी अगर नो लोड है। तो उस समय जो करंट आ रहा था वो एक्साइटेशन करंट, जो कि ये है IE करंट, वो सिर्फ कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए और उसमें लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए ही करंट ले रहा था, जो कि IE फ्लो हो रहा था मेरा इस तरीके से। इसमें जा रहा था एक वर्किंग करंट और ये मैग्नेटाइजिंग करंट अपना इसमें जा रहा था। ओके। तो अगर मैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करता तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में तो ये चीज़ें होती नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जो कोर लॉस होता है वो ज़ीरो। अरे सॉरी, अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करता तो आइडियल ट्रांसफार्मर में तो कोर लॉस तो होता ही नहीं है, उसका रिलेक्टेंस भी ज़ीरो होगा और उसमें जो लॉसेस होंगे वो भी ज़ीरो होंगे, तो ये ब्रांच वहाँ पर होता ही नहीं। लेकिन अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल के बारे में बता रहा हूँ तो वहाँ पे ये ब्रांच मेरा अब एग्जिस्टेंस में आएगा। तो उस समय जो करंट की नीड थी वो सिर्फ एक्साइटेशन करंट, जो कि ये है मेरी जो एक्साइटेशन करंट होती है वो रेटेड करंट का 2 to 6% ही सिर्फ होती है, जो कि बहुत ही कम होता है। ओके। तो ये इसमें सिर्फ करंट जा रही थी। अब क्या हुआ कि अब मैंने इसमें इस स्विच को जैसे ही कनेक्ट किया तो अब यहाँ पे मेरा जो है सर्किट मेरा क्लोज हो गया। अब इसमें से जो है करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो होगी। मैंने आपको ट्रांसफार्मर के वर्किंग में बताया कि करंट इस डायरेक्शन में ही क्यों आ रही है। ओके। तो इस डायरेक्शन में करंट मेरी फ़्लो होगी। तो जब ये करंट मेरी फ़्लो होगी तो अब I2 जो है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब I2 कुछ फ़्लो होने लग गई। तो अब ये I2 जब फ़्लो होगी तो इस I2 के फ़्लो होने के कारण क्या होगा कि ये I2 किसकी वजह से फ़्लो हुआ, E2 के वजह से। और E2 किसकी वजह से आया, इस फ्लक्स के वजह से, जो मेन फ्लक्स है। तो अब इस लेंज लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए अब यहाँ पे जो सेकेंडरी कॉइल का जो वाइंडिंग है वो भी अपना एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, तो ताकि वो अपने कॉज का अपोज कर सके, लेंज लॉ को सेटिस्फाई करे। तो ये जो फ्लक्स है मेरा I2 के कारण, जो मेरा ∅2 फ्लक्स होगा वो किस डायरेक्शन में हो कि इस फ्लक्स का अपोज करे। तो अगर मैं थंब रूल लगाऊं तो फ्लक्स मेरी ऊपर की तरफ आ रही है तो करंट मेरी इसी डायरेक्शन में जा रही है, करंट ऐसी है और मेरी थंब रूल ये तो ऊपर की तरफ। तो ये वहाँ पे अब मेन फ्लक्स का अपोज कर रहा है। तो अब जब अपोज कर रहा है तो रिजल्टेंट क्या होगा, फ्लक्स तो मेरा डाउन होने लग गया। तो जब मेरा फ्लक्स डाउन होगा तो आपने EMF इक्वेशन में देखा होगा कि E जो होता है वो 4.44 F5 नंबर ऑफ टर्न, जो भी, या अगर मैं E1 ले रहा हूँ या E2 ले रहा हूँ, कुछ भी सब्सक्रिप्ट ले लो, तो उस हिसाब से इसमें ये होता है। तो फ्लक्स जो है मेरा EMF के प्रोपोर्शनल है। तो अब क्या हुआ कि अब मेरा अभी इसके कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है अपोजिशन वाला, वो इसको कम कर रहा है, तो अब E1 भी कम होगा। बट ऐसा ट्रांसफार्मर में होता नहीं है। तो अब ये जो मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स मेरा जब अब कम हो रहा है, बस इसी चीज़ को ना कम होने के लिए अब यहाँ से जो करंट आएगी, और हमें ये भी पता है कि I इज़ प्रोपोर्शनल टू फाई। तो अब ये करंट जो है अब यहाँ पे करंट आने लगी, मतलब अब ये जो I1 डैश है वो अब ज़ीरो नहीं रहेगी, अब ये कुछ करंट देगी, और ये करंट उतना देगी कि उतना एक्स्ट्रा फ्लक्स प्रोड्यूस हो पाए कि जो I2 फ्लक्स मेरा अपोज कर रहा है उसको वो मिनिमाइज़ कर सके। और ये मेरा फ्लक्स जो है मेन जितना मुझे
मुझे रिक्वायर्ड ईएमएफ के लिए ज़रूरी है कि मुझे इतना E2 चाहिए और इतना मुझे फ्लक्स उसके लिए चाहिए ताकि उतना मेंटेन रह सके। तो उतना मतलब जब यहाँ से करंट आएगी फिर एक्स्ट्रा फ्लक्स बनेगा और ये मेरा मेंटेन रहेगा और जो एक्स्ट्रा हुआ होगा वो I2 उसे मिनिमाइज़ करेगा। तो मुझे जो मेरा रिक्वायर्ड ईएमएफ है वो मुझे मिलता रहेगा। तो अब इसी वजह से यहाँ पे जो है अब करंट आने लगती है। और जब नो लोड था तो कोई करंट नहीं था, तो एक्स्ट्रा कोई फ्लक्स की ज़रूरत नहीं थी, तो ये भी ज़ीरो था। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि क्यों यहाँ पे करंट मेरा ज़ीरो था पहले नो लोड पे। तो अब यहाँ से भी करंट आना स्टार्ट हो गया। अब अगर हम फेज़र डायग्राम की बात तरफ चलें तो जब भी आप ट्रांसफार्मर का लोड पे फेज़र डायग्राम बनाएंगे तो आप हमेशा सेकेंडरी साइड से ही चलिएगा। सेकेंडरी साइड से चलने का मतलब क्या है कि जब यहाँ पे सेकेंडरी साइड से चलेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा टर्मिनल पे वोल्टेज है V2 प्लस माइनस। तो अब इसमें आप KVL इक्वेशन अगर लगाएंगे तो KVL इक्वेशन जब मैं लगाऊंगा तो वो होगा -E2 प्लस R2 प्लस JX2 I2 प्लस V2 इक्वल टू 0। तो जो मेरा जो मेरा अभी में इक्वेशन आएगा मेरा वो E2 इक्वल टू होगा E2 इक्वल टू V2 प्लस I2 R2 प्लस JX2। अब मैं अगर इसका फेज़र डायग्राम आपको बना के दिखाऊं तो उसको देखते हैं कि इससे हम किस तरीके से फेज़र डायग्राम बनाएंगे। तो दोस्तों हमें ये इक्वेशन वहाँ पे मिला जब हमने सेकेंडरी साइड में KVL लगाया। तो अब इस इक्वेशन के हिसाब से जब हम फेज़र बनाएंगे तो फिर कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम एक थोड़ा सा एक ऐसे रेफरेंस के तौर पे एक अलग से बनाते हैं, फिर उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि किस तरीके से इस फेज़र में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लीजिए कि ये मेरा कोई, इसको मैं मान रहा हूँ इस एक्सिस को, ये मेरा वर्टिकल है V2। अब V2 है और इसमें लैगिंग करंट आ रही है, तो जो करंट है वो मेरी I2 कुछ लैग कर रही है, ये है फाई एंगल। ओके। अब ये जो रेजिस्टेंस, अब ये जो ड्रॉप है ये रेजिस्टिव ड्रॉप है और रेजिस्टिव ड्रॉप करंट के फेज़ में होता है। तो मेरा जो करंट है इसी के फेज़ में ये वाला, मतलब जो इस फेज़ में करंट है मेरा उसी फेज़ में ये मेरा R2 वाला ड्रॉप होगा। तो ये हो गया I2 R2। और ये जो है मेरा प्योरली अब इंडक्टर की तरह है, और इंडक्टर में क्या होता है, जो मेरा जो मेरा EMF होता है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है। तो ये मेरा हो गया JI2X2। ओके। और अगर मैं इसको टोटल यहाँ से जोड़ दूँ तो ये मुझे मिल जाएगा E2। तो यहाँ पे तो मैंने E2 आपको बताया था कि कहाँ पे है। अब इस चीज़ को यहाँ पे कैसे एडजस्ट करें, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके, मतलब जो मेरा E2 थोड़ा इस डायरेक्शन में आया हुआ है मैं इसको ऐसे कर दूँ, मतलब वर्टिकल कर दूँ ऐसे। तो मान लीजिए यहाँ पे ये आपका V2 है और ये I2। तो V2 उसके बाद ये I2 R2 जो फेज में ड्रॉप हो रहा था I2 R2, और इसी से 90 डिग्री मेरा लीड कर रहा था I2 JX2। ओके। तो ये मेरा बन गया यहाँ सेकेंडरी साइड का फेज़र। अब आते हैं प्राइमरी साइड पे कि प्राइमरी साइड में किस तरीके से बनेगा। तो हम प्राइमरी साइड में भी KVL लगा के देख लेते हैं कि इसमें KVL इक्वेशन इसका क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे KVL इक्वेशन लगाऊँ तो देखिए जो यहाँ पे E1 वोल्टेज है तो वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, पैरेलल है। तो अगर मैं यहाँ पे KVL लगाऊँ इस डायरेक्शन में यहाँ पे तो होगा -VS प्लस R1 प्लस JX1 I1, इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, और प्लस E2 E1 इज इक्वल टू VS बराबर E1 प्लस I1 R1 प्लस JX1। तो ये इस तरीके से यहाँ पे मेरा ये इक्वेशन आया। अब इससे देखते हैं कि क्या फेज़र बनेगा। मेरा क्या VS बराबर तो ये मेरा प्राइमरी साइड से जो मुझे इक्वेशन मिला ये। तो
अब जब मैं इसका फेज़र बनाऊंगा तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको पता है E1 आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो E1 मेरा ये हो गया। अब इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है ये, अब देखिए I1 करंट कहाँ गया, I1 करंट जो है, जैसे देखिए मैंने आपको टर्न रेशियो में बताया था कि I1 अपॉन I2, सॉरी ये I1 डैश मेरा जो उसमें करंट था इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में आप डॉट कन्वेंशन को, जैसे मेरा ये ट्रांसफार्मर है, ये मैं इसे ओरिएंटेशन बना रहा हूँ। इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर में ऐसे डॉट कन्वेंशन होता है जिसमें क्या होता है कि एक डॉट से करंट मेरी लीव कर रही होती है, एक डॉट में करंट मेरी एंटर कर रही होती है। ये ट्रांसफार्मर में डॉट कन्वेंशन इस तरीके से होता है। और ट्रांसफार्मर में जब ऐसा कन्वेंशन होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये पॉजिटिव रेशियो निकल के आता है। मीन्स वहाँ पे जो फेस डिफरेंस है वो 0 डिग्री का है, ना कि 180 डिग्री का। इससे 180 डिग्री का कब होता, जब दोनों से करंट इंटर कर रही, दोनों से करंट या तो लीव कर रही होती है या तो इंटर कर रही होती है। तो वहाँ पे जब दोनों से इंटर कर रही होती तो आपको I1 अपॉन I2 इक्वल टू माइनस N2 अपॉन N1, यहाँ पे आपको 180 डिग्री का फेस शिफ्ट देखने को मिलता। बट यहाँ ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि एक डॉट से करंट लीव कर रही होती है, एक डॉट से करंट इंटर कर रही होती है। ओके, तो वहाँ पे आपको 0 डिग्री का फेज डिफरेंट देखने को मिलेगा। बहुत सारे किताबों में क्या होता है कि वहाँ पे 180 का दिखा करके ये जो करंट है एक यहाँ नेगेटिव में दिखाते हैं। फिर E2 को भी जब इसका ये कन्वेंशन ये गलत ले लिया जाएगा, मतलब दूसरे डायरेक्शन में, तो वो नीचे आता है, जो कि वहाँ पे कुछ भी किताबों में गलत है। तो वहाँ पे आपको इस चीज़ों से अवेयर रहना है कि यहाँ पे आप गलती ना करें। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव फेज डिफरेंस होगा, मतलब किसी भी प्रकार का कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, 180 डिग्री का नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। तो मेरा जो I1 होगा, I1 डैश, वो इक्वल हो जाएगा I2 N2 अपॉन N1। अब मैंने आपको बताया था फिगर में कि मैंने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ले रखा है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लूँगा तो जो मेरा प्राइमरी साइड मेरी HP वाइंडिंग है उसमें वोल्टेज ज़्यादा है, तो वहाँ पे करंट मेरी कम होगी। तो जो मेरी I1 डैश होगी करंट, वो सेकेंडरी करंट से कम होगी। ओके, ये मेरी I1 करंट है, ये सेकेंडरी से कम है। ओके, तो अब ये उससे कम है, इसको मैं तो इसी फेज, मतलब हैं दोनों सेम फेज में, I1 I2 सेम फेज में है, बस उनकी जो है वैल्यू है वही कम ज़्यादा है। ओके, तो अब इसमें जो R1 में फेज़ आ रहा है, फेज़ ड्रॉप, तो जो ड्रॉप होगा ये I1 करंट के इसी के इसमें ड्रॉप होगा, तो I1 R1, और ये जो है 90 डिग्री लीड करेगा JI1 X1। अब आप इसको यहाँ से मिला देंगे, ये आपको मिल जाएगा VS। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर का फेज़र डायग्राम आपको बनाने को मिलेगा। आपको कुछ किताबों में वही ये कॉन्सेप्ट थोड़ा उल्टा दिखा देगा, मतलब उसमें डॉट जो है पोलरिटी अलग नीचे की तरफ ले लेगा, और आपको वहाँ पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाएगा। तो फिर आपको जो है वहाँ पे नीचे की तरफ E2 मिलेगा, और नीचे की तरफ ही ऐसे, मतलब वो I2 वो काइंड ऑफ यहाँ पे आपको ऊपर जो है प्राइमरी साइड का दिखा देगा और नीचे जो है सेकेंडरी साइड का दिखा देगा, जो कि गलत है, ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता। ओके, तो आप इस चीज़ से अवेयर रहिएगा कि, और इसी तरीके से ट्रांसफार्मर का फेज़र डायग्राम बनता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमें कब, जैसा मेरा एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि लेंज लॉ में जो हम निकालते थे उसमें -N/dt होता है, तो माइनस साइन को कब लेना है कब नहीं लेना है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, कि कब लेना है कब नहीं लेना है। तो अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।